अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं सलमान। एजी एजुकेशन में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटीज़ जो कि आपने अदा करनी है। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है? यानी जिम्मेदारियां। और अकाउंटिंग के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो ये वो जिम्मेदारियां हैं जो कि हमने कानूनी तौर पे अदा करनी है। यानी इसको ये कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने किसी से उधार लिया हुआ है तो मैंने उसको वापस पैसे देने हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैंने कोई लोन लिया हुआ है किसी से, मैंने उसको पैसे वापस देने हैं, तो ये मेरी क्या है? लायबिलिटी है। तो द पेमेंट विच वी हैव टू पे क्रेडिटर्स, जो पेमेंट्स मुझे पे करनी है क्रेडिटर्स को, उसको मैं क्या कहूँगा? लायबिलिटीज कहूँगा। तो लायबिलिटीज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर भी जो है वो फर्दर टू काइंड्स आ जाती है। नंबर वन, करंट लायबिलिटीज, और नंबर टू, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जैसे कि करंट असेट्स थे, मौजूदा आपकी असेट्स थे, इसी तरह आपकी करंट लायबिलिटीज मीन्स मौजूदा लायबिलिटीज है, जिसमें कि आपके पास अकाउंट पे बिल, बिल पे बिल, नोट पे बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट और अक्रूड एक्सपेंसेस वगैरह आ जाते हैं। अकाउंट पे बिल का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी से उधार लिया हुआ है, ठीक है, तो मैं उसको पैसे तो नहीं दे रहा, मेरे पास से कैश तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं उसको जो है वो पैसे मैंने देने हैं, मेरे पास से पैसे जाने हैं, यानी मैंने उसको पे करना है। इस वजह से मैं क्या कहूँगा, अपने पास अकाउंट पे बिल का एक अकाउंट बना लूंगा, जिसको मैं क्या कहूँगा? अकाउंट पे बिल। इसी तरह सेम बिल पे बिल और नोट पे बिल है, पर फर्क वही आ जाता है कि बिल पे बिल के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कराया जा रहा होता है, नोट पे बिल के अंदर प्रोमोसरी नोट साइन करवाया जा रहा होता है। प्रोमोसरी नोट सेलर और बायर के दरमियान होता है। ये हमने जिससे बाय किया तो जाहिर सी बात है उसने हमसे वो साइन करवाया, तो हम नोट पे बिल बनाएंगे अपने पास और हम उस डेट को पैसे पे कर देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज बिल पे बिल को कहेंगे। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा सा फर्क ये है, बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में फर्क ये होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में बैंक भी इन्वॉल्व हो जाता है, यानी बैंक भी शामिल हो जाता है। अब उसके अंदर थर्ड पार्टी के तौर पे बैंक भी शामिल हो जाता है। अगर पेमेंट किसी तो सूरत में नहीं कर पा रहा होता उसको बायर, तो बैंक भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया और अक्रूड एक्सपेंसेस हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट इसको कहेंगे जो हमने बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और ये बैंक सिर्फ अपने अकाउंट होल्डर को ही दे रहा होता है। इसके अलावा अक्रूड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस, स्टूडेंट याद रखिएगा, ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपके एक्सपेंस होने के साथ साथ आपकी लायबिलिटी भी बन गए, आपकी लायबिलिटी भी बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर कोई चीज़ ली है, एक्सपेंस कोई मैंने एक्सपेंस किया है, लेकिन मैंने उसके पैसे अभी तक अदा नहीं किए हैं, तो वो मेरे लिए एक्सपेंस एक तरह से अप्रूव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी की बात करते हैं हम लोग। एम्प्लॉयज़ के बाद, मैं अपने पास एम्प्लॉय रखता हूँ और उसको सैलरी पे करता हूँ, तो अगर महीने के एंड में उस वक्त तक मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ, तो मेरे ऊपर वो अमाउंट वो ड्यू हो गया कि मैं उसको सैलरी पे कर रहा हूँ। सैलरी एक्सपेंस डेबिट लिखूंगा और कैश क्रेडिट लिखूंगा। लेकिन अगर मैंने उसको उस मंथ नहीं दी बल्कि उसको नेक्स्ट मंथ दी, और नेक्स्ट मंथ मेरे लिए वो क्या हो गया, एक तरह से मेरे ऊपर वो उधार हो गया कि मैंने उसको पैसे देने हैं, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? अक्रूड एक्सपेंस बन जाएगा। यानी ऐसा एक्सपेंस जो कि आपके पास एक्सपेंस होने के साथ आपकी लायबिलिटी भी बन जाए, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम अक्रूड एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जैसे कि ये करंट लायबिलिटीज की ऑपोजिट है। करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म होती हैं और मौजूदा होती हैं, उनके अंदर चेंजिंग आ रही होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एक ही दफा हम लोग ले रहे होते हैं, फिक्स एसेट्स की तरह ही, और इसीलिए इसलिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को फिक्स लायबिलिटीज भी कहते हैं। और ये ज्यादातर एक साल से ज्यादा के दरमियान ही होती है, एक साल से ऊपर ऊपर ही देखी जा रही होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक से लोन ले लिया, 2 साल की किस्तों में, 3 साल की किस्तों में मैं उसको अदा कर रहा हूँ। डेबेंचर्स या बॉन्ड पेबल, डेबेंचर्स या बॉन्ड पेबल की जब हम लोग बात करते हैं, तो डेबेंचर्स और बॉन्ड पेबल ऐसा लोन होता है जो कि हम बैंक से नहीं ले रहे होते, बल्कि हम किससे ले रहे होते हैं? एक तरह से बैंक से नहीं ले रहे होते, बल्कि हम पब्लिक से ले रहे होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक बोरिंग भी कह सकते हैं इसको। तो अब इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम लोग ये कह लें कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मीन्स ऐसा लोन जो कि हम बैंक जो ऐसा लोन जो हम लोग पे कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और डेबेंचर्स या बॉन्ड पे बिल ऐसा लोन जो कि हम पब्लिक से ले रहे हैं, यानी जो हमारे बॉन्ड्स को या कंपनी के डेबेंचर को बाय कर रहा है, तो वो एज अ लोन के तौर पे हमसे वो चीज़ ले रहा है, हम उससे लोन के तौर पे वो चीज़ ले रहे हैं। बॉन्ड ले, हम उसको बॉन्ड इशू कर रहे हैं, वो हमें बॉन्ड्स हमसे खरीद रहा है
और उसका पैसा हमारे पास एक तरह से लोन के तौर पे आ रहा है। जब वो हमारा बॉन्ड हमें वापस करवा देगा कंपनी को, तो हमें जो है वो क्या हो जाएगा, कैश हम उसको वापस कर देंगे। यहाँ हमारी लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा करंट लायबिलिटीज के बारे में, इससे पहले करंट एसेट्स के बारे में पढ़ा। याद रखिएगा, अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की जब हम लोग बात करते हैं, तो करंट एसेट्स हमेशा हमेशा डेबिट होते हैं। अगर उसके अंदर इजाफा होगा तो तब भी वो डेबिट ही होंगी, अगर उसके अंदर कमी हो रही होगी तो वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, अगर इजाफा होता है तो वो डेबिट होंगी, और कमी होगी तो क्रेडिट होगी। इसी तरह करंट लायबिलिटीज उसकी ऑपोजिट है। करंट लायबिलिटी क्या होती है, बाय नेचर क्रेडिट होती है। मीन उनकी नेचर क्या है, वो क्रेडिट है, यानी इनको आपके पास से जाना है। और इनके अंदर अगर इजाफा होगा किसी किस्म का तो वो क्रेडिट ही होंगी, लेकिन अगर उसके अंदर कमी हो रही होगी तो फिर वो डेबिट हो रही होंगी, अदरवाइज वो क्रेडिट ही होंगी। इसके बाद फिर आ जाते हैं आपके पास सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, जिसको हम कहते हैं। हमने बिजनेस में जो चीज सेल की है, हमारे पास वो वापस आ गई, वो हमारी सेल रिटर्न कहलाएगी। तो व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन कैश और क्रेडिट, जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं कैश पे या उधार पे, तो उसको हम क्या करते हैं, सेल्स कहते हैं। लेकिन कस्टमर वापस करवा देता है ड्यू टू सम डिफेक्ट की वजह से, तो हमारा क्या कहलाता है, सेल रिटर्न कहलाता है। सेल रिटर्न क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। क्यों डेबिट हो जाती है, क्योंकि मैंने सेल की थी, मेरे पास से चीज चली गई थी वो, अब वो चीज मेरे पास वापस आ गई उठ के, तो इसलिए सेल रिटर्न हो गई मेरे पास, वो डेबिट हो गई। इसी तरह परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड है। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड की जब हम लोग बात करते हैं, तो व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट और कैश and the businessman return those goods to supplier due to some defect or any other reason will be known as purchase return or return outward। ये परचेज रिटर्न, मैं हमने कोई परचेजिंग की थी कस्टमर से, सप्लायर से, हमने नहीं समझ में आया, हमने उसको वापस करवा दिया, तो ये हमारे परचेज रिटर्न है। इसके बाद फिर आ जाती है आपकी ड्राइंग। ड्राइंग किसको कहते हैं, अगर हमने किसी किस्म की इन्वेंट्री या कैश अपने बिजनेस से अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैंने अपने बिजनेस से अगर कोई चीज़ निकाल ली अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो मेरी ड्राइंग में आ जाएगी। अगर मैं उसको ड्राइंग में रिकॉर्ड नहीं करूँगा, तो फिर मेरी वो इन्वेंट्री या मेरा कैश मेरे बिजनेस में शॉर्ट शो होगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कैश या इन्वेंट्री कहाँ गया है। तो देयरफॉर इट विल बी नोन एज ड्राइंग, इट ऑलवेज बी डेबिटेड, और ये हमेशा क्या होती है, डेबिटेड होती है। डेबिट मीन्स कि हमारे बैंक, हमारे बिजनेस से वो डेबिट हो रही होती है। और बिजनेस से डेबिट होती है किसके अंदर, ड्राइंग अकाउंट के अंदर। हम एक अकाउंट बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं ड्राइंग अकाउंट। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ऐसे डिस्काउंट को कहते हैं जो कि बिजनेसमैन की तरफ से या कंपनी की तरफ से दिया जा रहा होता है। ठीक है, ऑन द स्पॉट, चाहे क्रेडिट कस्टमर हो, उधार पे खड़ा वाला कस्टमर हो, चाहे कैश कस्टमर हो, कंपनी उसको ट्रेड डिस्काउंट दे देती है, यानी कंपनी की तरफ से अलाउ होता है ये। जबकि कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ उस कस्टमर को दिया जाता है जो कि उधार पे खरीदारी कर रहा है, उसको मोटिवेट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जा रहा होता है। इट ऑलवेज बी गिवन एंड टेक एट द टाइम ऑफ कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट। जब कैश रिसीप्ट होती है, जब भी हम उसको दे रहे होते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड भी हम इसको कह सकते हैं। कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल उस कैश को कहते हैं जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, जब अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है जब। इट विल बी नोन एज कैपिटल, इट ऑलवेज बी क्रेडिटेड, इसको हमेशा क्रेडिट कर दिया जाता है। अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इसमें हम अमाउंट को क्या कर रहे होते हैं, एक फिक्स कर देते हैं कैपिटल के तौर पे कि ये कैश हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया और कैपिटल के तौर पे फिक्स कर दिया गया, और इसको क्रेडिट कर देते हैं, और कैश को हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कंपाउंड एंट्री, किसको कहते हैं, ऐसी एंट्री हम लोग आगे जर्नल एंट्री बनाएंगे, टॉपिक के अंदर हमारा जो आएगा जर्नल एंट्री, उसके अंदर हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप एंट्रीज बनाएंगे। तो एंट्रीज हमारे पास जो है वो सिंगल एंट्रीज भी हैं, डबल एंट्रीज भी हैं। डबल एंट्रीज जो एक साथ एंट्रीज बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं, यानी ऐसी एंट्रीज जिसमें हम एक साथ दो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो इसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री भी कहते हैं। तो व्हेन टू और मोर अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर, इट विल बी नोन एज कंपाउंड जर्नल एंट्री, इसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 3 लाख रुपीज से, एंड बिल्डिंग 550 लाख से, और स्टॉक 2 लाख से, तो हिज टोटल कैपिटल विल बी 55 लाख। तो मेरा टोटल कैपिटल क्या होगा, 55 लाख होगा।
इट मीन्स यू इन्वेस्ट कैश दैट कम्स इन योर बिजनेस, इट विल बी डेबिट कम एंड कैपिटल। इसकी एंट्री इस तरह से बनाएंगे, अगर हम लोग, जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ। सपोज कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया कैश 5 लाख से, और आपने उसकी जर्नल एंट्री बनाई कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। मीन्स कि 5 लाख रुपए कैश के तौर पे मेरे बिजनेस में डेबिट हो गया, जो चीज़ आ रही है वो बिजनेस में डेबिट हो रही है, और जो चीज़ मेरे पास से जा रही है वो क्रेडिट हो रही है। यहाँ पे लेकिन ये मेरे पास से कैश जा नहीं रहा, बल्कि कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है और एज अ कैपिटल के तौर पर क्रेडिट हो रहा है मेरे बिजनेस के में। ठीक है, तो इसलिए एज ए कैपिटल के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये मेरे बिजनेस में फिक्स हो रहा है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पास क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने इसको इसलिए डेबिट नहीं लिखा कैपिटल को, क्योंकि मैंने उसकी जगह कैश को डेबिट कर दिया, और कैश मेरा क्या है, असेट्स है, और कैपिटल मेरा क्या है, कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है मेरी। तो इट मीन्स यू इन्वेस्ट कैश दैट कम्स इन योर बिजनेस, देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड, it will be debit and capital will be credit in your business as investment, because capital always be credit by nature according to accounting law। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि अगर हम मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, और डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।